जय जिनेन्द्र। आगे की क्लास का प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही है वो चल रही है आगमिक समय पर। और आज का जो हमारा विषय रहेगा उसमें हम समझेंगे कि आगम काल में पक्ष क्या होता था, उसका मान क्या होता था, एवं चंद्रमास जो हम वर्तमान में भी उपयोग करते हैं उसका नक्षत्र के साथ क्या संबंध था। अब आगम काल में पक्ष एवं उसका मान हमने काफी डिटेल में और काफी बार समझ लिया कि चंद्रमास क्या है। सूर्य चंद्र साथ में है, फिर से पुनः साथ में आ रहे हैं, उसको एक चंद्रमास कहा। अब चंद्रमास में जो हमारी संख्या थी वो थी 8 85 30/62। इस क्लास में जितनी भी गणना चल रही है उसको समझाने के लिए स्पीड में बताया जा रहा है। पर जो भी इसे दिख रहा है उससे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक तरह से आपका धार्मिक कार्य ही है, तो आप इसको अपने हाथों से करें, अपने बुक में नोट डाउन करें। तो उससे खुद के हाथों से करने से वो ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा, आपकी श्रद्धा भी पड़ेगी और आपको उसे और अच्छी तरह से समझ भी आएगा। तो हमने ये पहले देख चुके हैं कि 8 85 30/62 जो मुहूर्त है ये एक चंद्रमास है। और इसमें कितनी तिथियां पूर्ण हो रही है, तो हमने देख लिया 30 तिथि पूर्ण हो रही है। अब 30 तिथि में क्या होगा, 15 तिथि होगी शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि होगी कृष्ण पक्ष की। ठीक है। अब यहाँ पर कृष्ण पक्ष का अर्थ क्या है, तो कृष्ण पक्ष का अर्थ है कि पूर्णिमा के पश्चात चंद्रकला घटते हुए शून्य हो जाती है। मतलब चंद्र पूरा आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। और शुक्ल पक्ष क्या है कि अमावस्या के पश्चात चंद्रकला बढ़ते हुए संपूर्ण प्रकाशित हो जाती है। मतलब चंद्र अनाच्छादित हो जाता है और उसकी पूरा उसका पूरा प्रकाश दिखता है। तो चंद्रकला 0 to 100% हो, उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण एक चीज हमें याद रखनी है कि उस समय पर मतलब भगवान के समय पर पूर्णिमांत मान्यता थी। मतलब पूर्णिमांत यानी महीने का अंत। पूर्णिमांत मतलब महीने का अंत करने वाला जो तिथि है वो क्या है, पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा से महीने का अंत होता था। तो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उस पे महीने का अंत हुआ, यानी कृष्ण पक्ष की एकम से महीने का प्रारंभ होता था। तो हर पूर्णिमा पर महीने का अंत किया जाता था। यही मान्यता थी सर्वमान्य। अब वो मान्यता कब बदली, जो अमांत आज वर्तमान में प्रचलित है कि अमावस्या से भी महीने का अंत किया जाता है, वो कब हुई वो हम आगे वाले चैप्टर में समझेंगे। पर अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि आगम के अंदर जो परिभाषा दी है वो है अमावस्या से जो अमावस्या हो गई उसके बाद पूर्णिमा आ गई, और ये पूर्णिमा पर महीने का अंत किया, और इसी प्रकार ये काल चक्र चलते रहता है। तो 8 85 30/62 में 30 तिथियां थी, उसमें से 15 तिथि शुक्ल पक्ष की है, 15 तिथि कृष्ण पक्ष की है। अब ये 15 तिथि को क्या बोलेंगे हम, 15 तिथि का होता है एक पक्ष। ठीक है? ये 15 तिथि का होता है एक पक्ष। अब वहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया कि तिथि की जो गति थी वो भी मतलब तिथि की जो समय थी वो भी निश्चित थी, 23 घंटे 36 मिनट। क्योंकि चंद्र सूर्य सबकी गति निश्चित दे दी है, उतने भाग प्रति मुहूर्त ही चलता है। भगवान ने क्लियर कहीं पे ऐसा लिखा ही नहीं है कि उसके अंदर रेंज है। कॉन्सेप्चुअली समझना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगवान ने कहीं पर ये नहीं लिखा है कि रेंज है, सूर्य इतने रेंज में चलता है, इतनी स्पीड उसकी घटती, इतनी स्पीड बढ़ती। भगवान ने भाग दे दिए, भाग प्रति मुहूर्त फिक्स है, हर मंडल में उस भाग प्रति मुहूर्त चल ही रहा है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो गति निश्चित हो गई है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, उसका मतलब 100 किलोमीटर हर घंटे वो चल ही रही है। एक घंटे, दूसरे घंटे, तीसरे घंटे, चौथे घंटे। अब मैं ये कहूं कि एक गाड़ी 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, उसका अर्थ क्या होगा कि कोई घंटे में तो वो 80 किलोमीटर का कवर कर रही है, कुछ घंटे में 100 कर रही है, कुछ घंटे में 120 कर रही है। तो ये नहीं दिया आगम में, ये बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहा हूँ। आगम में गतियां निश्चित दी है, और वैसी ही गतियां लगभग सभी उस समय के शास्त्रों में मिल जाती है। तो गति में क्लियर स्पष्ट दिया हुआ है कि सूर्य की इतनी गति प्रति मुहूर्त, चंद्र की इतनी गति प्रति मुहूर्त, और नक्षत्र की इतनी गति प्रति मुहूर्त। उस कारण से क्या होता है कि आपके टाइम फिक्स हो जाते हैं। जब आपकी गति फिक्स हो गई तो आपका टाइम फिक्स हो गया। यदि मैं पूछूं कि 500 किलोमीटर कितने घंटे, तो यही बोलेंगे 5 घंटे में, क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसके कारण मेरे को जो कवर करना है डिस्टेंस, वो मेरा टाइम फिक्स हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपल पहले 885 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि एक पक्ष का हमको टाइम चाहिए। अब वो करने के बाद आता है 442 46/62। अब ये तो चलो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया, पर ये प्रमाण आगम में भी उपलब्ध है, श्री सूर्य चंद्र प्रज्ञप्ति में 14वें प्रारूप में ये दिया गया है कि 442
46/62 मुहूर्त का एक पक्ष होता था। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये भी समझ लिया कि क्योंकि तिथि 24 घंटे को लांघती नहीं थी, तो केवल तिथि शाही का ही नियम था। और केवल तिथि शाही के नियम होने से क्या हो रहा था कि या तो आपका पक्ष 15 दिन का होगा, ठीक है, और अगर यदि एक तिथि शयी आई, जो हमने एग्जांपल लिया था कि अष्टमी शयी हो गई बीच में, अब शयी होने से पिछले दिन उसकी तिथि करते, मतलब जिस दिन शयी हुई वो शयी हो गए, मतलब शांतम, उस दिन के रेफरेंस को शांतम लिया था, तो शयी में पिछले दिन यानी शांतम के दिन ही आंटम की आराधना हो गई। और अगले दिन तो नम, उसी उसके बाद जो दिन आ गया उसको तो नम बोल दिया है। मतलब क्या हुआ कि एक ही दिन का शयी हो सकता है, एक एक पक्ष जब हम लेंगे, क्योंकि हर 23 घंटे 36 मिनट पे तिथियां आ रही है, तो या तो 15 दिन का पक्ष होगा या 14 दिन का पक्ष। इसी कारण से आगम में केवल 15 और 14 दिन का पक्ष है, क्योंकि आप तिथि देखेंगे तो वो 24 घंटे को लांग नहीं रही है, और ना ही वो कम है, 23 घंटे 36 मिनट से कम भी नहीं है, तो वो लगभग 23 घंटे 36 मिनट पे चल ही रही है। इसीलिए जो पक्ष था वो भी फिक्स समय का हो रहा था 442। और उसमें तिथियां क्या हो रही है कि कभी 14 दिन का भी पक्ष हो सकता है और कभी 15 दिन का भी पक्ष हो सकता है। ठीक है, तो टोटल जो होगा हमारा वो ये आ जाएगा 442 46/62 एक पक्ष का। और जब इसको इंटू 2 करेंगे तो हमारा जो चंद्रमास का टाइम है वो आ जाएगा 885 30/62। तो यही है आगम काल में पक्ष कैसे होता था एवं उसका जो मान था। अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रमास एवं नक्षत्र का संबंध। ये एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अ, जो आज की चर्चा खैर हम बाद में करेंगे, पर ये काफी इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि जो आज महीनों के नाम है उसकी संगति क्या है काफी लोगों को पता नहीं है, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है। तो उसकी संगति है उसकी पूर्णिमा के नक्षत्र से। यदि श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में शांति वक्षस्कार में इसका डिटेल में वर्णन है, और यहाँ पर हम केवल उसको समझेंगे, एक ही थोकड़े को समझेंगे वहां के, कि चंद्रमास और नक्षत्र का संबंध क्या है। तो हर चंद्रमास की पूर्णिमा पर जो नक्षत्र आता है उससे उस महीने का नाम है। मतलब श्रावण के महीने में उसका जो पूर्णिमा है, तो हमने पहले ही समझ लिया कि आगम के समय पर पूर्णिमा से महीने का अंत हो रहा था, तो महीने का अंत जब हो रहा है तो महीने के अंत के दिन पूर्णिमा जो आएगी उसमें या तो धनिष्ठा या श्रवण या अभिजित नक्षत्र होगा चंद्र के साथ। इन तीन में से एक नक्षत्र होता है, इसीलिए उस महीने का नाम श्रावण है। इसीलिए श्रावण महीने का अपना महत्व है। मतलब ये एक रैंडम सीक्वेंस नहीं बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो जनवरी से जैसे दिसंबर लिख दिया और उसको बस रिपीट करते आ रहे हैं, उसका आकाश से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो भारतीय जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अंदर महीनों के नाम का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। अब हमारी संवत्सरी कब होती है, तो भादवा सुद पांचम को। अब भादवा सुद पांचम का महत्व क्या है, भादवा ही क्यों, तो भादवा क्यों, क्योंकि उसका अर्थ है कि भाद्रपद की पूर्णिमा पर या तो उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद या शतभिषा, ये तीन नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र होगा आसमान में। इसी प्रकार जब आप देखेंगे तो ये टोटल 28 नक्षत्र है सारे के सारे। उस 28 नक्षत्र के अंदर इसमें कुछ तो कुल की संज्ञा दी है, कुछ उपकुल की और कुछ कुलोपकुल की। तो यहाँ पर कार्तिक में कृतिका और भरणी होगा, अश्विन में अश्विनी और रेवती होगा, आषाढ़ है तो उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा होगा। ये चंद्र के नक्षत्र की बात कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अब चंद्र अगर इस रेंज में है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन, फुल मून पे, फुल मून पे इसमें से कहीं पर भी होगा, तो वो क्या है, तो वो है श्रवण का महीना, श्रावण का महीना। अब इसके बाद क्या बचा है हमारे, शतभिषभ, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इसमें कहीं पे भी चंद्र होगा तो वो क्या है, भाद्रपद। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो रेवती और अश्विनी है, यहाँ पर हम देखेंगे रेवती अश्विनी, तो रेवती और अश्विनी आएगा तो आसोच का महीना। उसी प्रकार भरणी कृतिका, फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो रोहिणी और मृगशीर्ष है, तो ये दो। फिर क्या है, तीन है हमारे, आद्रा पुनर्वसु पुष्य, ठीक है, ये तीन। तो ये पोष का महीना, मतलब 6 महीने पूरे हो गए, ये पोष का महीना। फिर से वही दो दो का सेट बनाते हुए ये है स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, मूला पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा सब साथ में लेना है, ये आषाढ़ का महीना। मतलब इसके बीच में अगर चंद्र हुआ तो उस महीने का नाम, वो पर्टिकुलर जो हमने पिछले टेबल में देखा उस नाम से उस महीने का नाम बुलाया जाएगा। तो ये
ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि हर चंद्रमास का नक्षत्र के साथ संबंध है। उसके अंदर अमावस्या को भी क्या नक्षत्र होंगे वो दिए गए हैं, किंतु जो मुख्य है वो यही है कि हर पूर्णिमा पर चंद्र के महीने की संगति एक नक्षत्र के साथ होती है, उसी नक्षत्र के कारण वो महीने का जो नाम होता है उसे लिया जाता है। तो खैर ये स्पष्ट हो गया होगा कि चंद्रमास का नक्षत्र के साथ संबंध क्या है। इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे। जय जिनेन्द्र।